Hello students of 11th standard. So today we are starting with a new subject, economics. I think you never have studied economics officially. पर इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो तुमने पढ़े ही होंगे अपने लाइफ में. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोग हर महीने घर का जो बजट बनाते हैं कि ये महीने इस घर में को कैसा चलाना है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. और अगर हम लोग इस साल जो भी हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में, फॉर एग्जांपल हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पोवर्टी जैसे देश में गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में डिस्कस करते हैं. तो ये सब इकोनॉमी के ही टॉपिक है. सो अब 11th स्टैंडर्ड से जब हम लोग कॉमर्स के अंदर आ चुके हैं, सो वंस वी आर इनटू द कॉमर्स फील्ड, हम लोग ऑफिशियली इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's start with the first chapter, that is basic concepts of economics. Economics में basic concepts क्या है? So today we are living in the world which is surrounded by science and technology. हर जगह हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया डिस्कवरी होते रहता है. तो ये साइंस का मीनिंग क्या है? What is science? Science is the systematic body of knowledge. जो चीज़ हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप में नॉलेज देती है, हमको रीज़न देती है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है. ओके, तो ये रीज़न जो देती है, वाई एप्पल इज़ फॉलिंग, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से. तो हम लोग को कोई चीज़ के बारे में जो चीज़ रीज़न देती है उसको हम कहते हैं साइंस. ओके, सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस. फर्स्ट इज़ नेचुरल साइंस, सेकेंड इज़ सोशल साइंस. वॉट इज़ नेचुरल साइंस? अ साइंस विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. एक साइंस होता है जिसको पूरी दुनिया मानती है, ठीक है ना, और उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को उसके पास फॉर्मूले रहते हैं बहुत सारे. तो ऐसे जो चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जो चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, हाँ ऐसा होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल साइंस. और ये जो नेचुरल साइंस रहते हैं, इन लोग रहते हैं एम्पेरिकल अप्रोच के. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच? मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच इज़ दैट थिंग विच कैन बी प्रूव्ड by testing in laboratory or by performing some experiments. Okay, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी मैं डिस्टेंस कितना भी लिखूँ, टाइम कुछ भी लिखूँ, मुझे आंसर स्पीड का ही मिलेगा. ओके, तो ये था एम्पेरिकल अप्रोच, मतलब हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरे यूनिवर्सली पूरे दुनिया में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, ठीक है ना. तो ये था नेचुरल साइंस के बारे में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस? सोशल साइंस इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म और बिहेवियरल टर्म. एब्स्ट्रैक्ट मतलब रैंडम है, वो किसी के लिए सेम नहीं रहता है, हर इंसान के लिए उसका अलग एस्पेक्ट्स रहता है, हर इंसान के लिए वो चेंज होते रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन बींग, हर ह्यूमन बींग का देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू हर इंसान का डिफरेंट ही रहता है, ठीक है ना. तो इसके लिए एक और सब्जेक्ट रहता है सोशोलॉजी. सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट. एक इंसान समाज में कैसे रहता है, कैसे वो समाज की तरफ देखता है, कैसे वो समाज में जीता है, उसके लिए एक सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, ठीक है ना. एंड दिस सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू सोशल साइंस, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, हर इंसान के लिए अलग रहता है, हर इंसान के लिए ये साइंस चेंज होते रहता है, ठीक है ना. इसको कोई भी लेबोरेटरी में टेस्ट करके प्रूव नहीं कर सकते कि सेम है अलग है. दिस इज नॉट एम्पेरिकली अप्रोच, ठीक है ना. सो हैंस द लॉज ऑफ सोशल साइंस, जो भी लॉ है सोशल साइंस का, जो भी प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हर इंसान के लिए, हर जगह के लिए वो अलग अलग होते जाता है. वो सिर्फ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज के लिए सेम रहता है, मतलब एक इंसान के लिए बोल सकते हैं कि इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन वो सेम नहीं रहता है, अलग अलग ही रहता है. Next topic is about the meaning of economics. So what is economics? Economics is a branch of social science, ठीक है ना. What is science means a reason, मतलब हम लोग को कुछ रीज़न मिलता है उसका आंसर के लिए, उसको कहते हैं हम लोग साइंस. सोशल साइंस मतलब समाज के वजह से, समाज में. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस साल के जो भी हमारे टॉपिक्स है उसको भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पोवर्टी इन इंडिया, तो ये सब सोशल साइंस मतलब समाज से रिलेटेड हुए. और इसके रीज़न, क्यों पोवर्टी है इंडिया में, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब हम लोग इसके रीज़न फाइंड करते हैं तो वो हो जाता है साइंस, और हम लोग समाज के रीज़न फाइंड कर रहे हैं तो ये सोशल साइंस. देयरफॉर इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. ओके, एंड द टर्म, द इकोनॉमिक्स टर्म, ये जहाँ से डिराइव हुआ है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन ग्रीक वर्ड, ठीक है ना. ग्रीक वर्ड से वो डिराइव हुआ है, और ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया से ये वर्ड डिराइव हुआ इकोनॉमिक्स, और ओकेनोमिया का मीनिंग था मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स सिर्फ घर कैसे चलाने का है हम लोग को, उसके लिए ही बना था, बाद में देश और दुनिया चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा.
Okay, economics is said is referred as a queen of social science. मतलब बहुत important है when you study social science, and it is said by Paul Samuelson, who was one of the great economists of the world. Okay, and economics deals with the human behavior, क्योंकि मैंने बोला ना economics is a branch of social science. social science मतलब random behavior है, abstract term है वो, हर इंसान के लिए अलग अलग रहता है, हर इंसान का point of view नज़रिया अलग रहता है देखने का, सोचने का. So therefore this economics terms deal with the human aspects of behavior, कैसे human aspects behavior करते हैं. और वो this economics also deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. मतलब इंसान की ज़रूरतें तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना. इंसान कभी भी संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं होता है कोई भी चीज़ से, उसमें उसके मन में ग्रीड बहुत रहता है, लालच बहुत रहता है. इंसान एक लालची प्राणी है, ठीक है ना. तो वो जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लेकिन अर्थ पे तो लिमिटेड मीन्स है. लिमिटेड मीन्स मतलब जितने भी रिसोर्सेस है अर्थ पे वो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है. पानी भी लिमिटेड है पीने के लिए, हमारे पास लैंड भी लिमिटेड है एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है ना. हमारे पास पैसे लिमिटेड है कुछ भी खर्च करने के लिए. तो जो इंसान की अनलिमिटेड वॉन्ट्स है वो लिमिटेड मीन्स से कैसे फुलफिल हो सकता है, वो हेल्प करता है, वो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें समझने के लिए. ओके. So next topic is Kautilya's views on economics. I don't know if you have known this person. Kautilya means चाणक्य. चाणक्य का नाम हमने सुना रहेगा. He was living in the 3rd century before Christ era in तक्षशिला. तक्षशिला इज़ नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है ना. तो अर्थशास्त्र एक बुक लिखी थी इन्होंने, कौटिल्य यानी चाणक्य ने. अर्थ का मीनिंग होता है वेल्थ, मतलब मनी, पावर, ठीक है ना, पैसा. एंड शास्त्र का मीनिंग होता है साइंस. तो क्या अर्थशास्त्र का मीनिंग ये होता है अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. कैसे पैसा आएगा, हम लोग कैसे पैसा अपने पास लाएंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे. तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रिटाइज का मीनिंग होता है एक हैंड रिटन बुक, ठीक है ना. तो चाणक्य ने एक हैंड रिटन बुक लिख दी थी अर्थशास्त्र के ऊपर में, ठीक है ना. तो यही था उनके व्यू इकोनॉमिक्स के ऊपर. अभी उनके कुछ की पॉइंट्स थे जो चाणक्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थे. फर्स्ट पॉइंट है उनका, देयर आर क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट जो भी किंगडम, जो भी स्टेट, जो भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट जो भी रूल कर रही है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस देश में, ठीक है. सेकेंड पॉइंट सेज अबाउट, जब भी अगर हम लोग चाहते हैं कि जो भी स्टेट का, जो भी कंट्री का वेलफेयर अच्छा हो, वो आगे और तरक्की करे, तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पैसे इकट्ठा करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़, इफ़ अ नेशन और इफ़ अ स्टेट वांट्स टू आगे बढ़ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे से रहना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अगर गवर्नमेंट का देख रेख अच्छे से करना है तो गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना. देख रेख तभी अच्छा हो पाएगा गवर्नमेंट से, जब गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट ही अच्छी होगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू द अर्थशास्त्र. मतलब अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, हमें पॉलिटिकल आइडियाज़ में सोशली भी उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ अर्थशास्त्र में डालने रहते हैं. सामाजिक मतलब जैसे वही हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग रूरल डेवलपमेंट पढ़ने वाले, मतलब समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ना ज़रूरी है. So the next topic is about the definition of economics. So there were several great economists जिन्होंने अलग अलग point of view से definition दिया economics का. So the first was Adam Smith. Adam Smith is regarded as the father of economics, ठीक है ना. इनको एक father of economics कहते थे. And he has given his definition of economics from the point of view of wealth oriented. मतलब पैसे के हिसाब से इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. सो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी इन द ईयर 1776 विच वॉज टाइटल्ड एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. ओके, और इसी में उन्होंने डेफिनेशन दिया था दैट एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है ना. सिर्फ इतना सही डेफिनेशन है, अ साइंस ऑफ वेल्थ. ओके, सो इनके कुछ की पॉइंट्स थे एडम स्मिथ के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एडम स्मिथ. फर्स्ट इज लेजस फेरे. लेजस फेरे का मीनिंग होता है कि देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इनटू द इकोनॉमी. मतलब गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरवेंशन नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी भी बीच में नहीं आएगी तुमको कुछ रोकने टोकने के लिए. ओके, सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ. हमें वेल्थ इकट्ठा करना, कैपिटल का मीनिंग होता है पैसा, ठीक है ना. हमें कैपिटल इकट्ठा करना, वेल्थ इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, अगर हमें ग्रो करना है तो. थर्ड इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स ऑफ है. मतलब नेचर अपना काम करता रहेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, हमें नेचर के हिसाब से ही चलना है. ओके, एंड फोर्थ इज अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें समाज में ग्रो करना है तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कोई भी एक इंसान को ही सारा काम करने के लिए नहीं देना चाहिए, कभी भी उस काम को बांट दो,
बहुत लोगों के बीच में, ठीक है ना, सब लोग को अपना अपना काम दे दो कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, सो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये था डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ही वाज वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इन द ईयर 1890 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and the use of material requisites of the well-being. ठीक है ना। सो मीनिंग ऑफ द वर्ड, पहली बात तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया, इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेलफेयर इज वेलबींग ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के कल्याण, लोगों के समृद्धि के बारे में उन्होंने बात किया है कि लोग कैसे खुश रहेंगे अपने लाइफ में, ठीक है ना। इट इज़ नॉट वेल्थ ओरिएंटेड। सो ये एग्जामिन करता है ह्यूमन के बिहेवियर कैसा रहता है समाज में, ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है, क्लोजली कनेक्टेड किसके साथ है कि कैसे इंसान अपने लाइफ में जो भी एसेंशियल चीज़ है उसको कैसे एक्वायर करेगा और उसी के साथ वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा, कैसे खुश रहेगा, वेलबींग रहेगा। ओके, सो द की पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन इज, फर्स्ट इज वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग का कैसा बिहेवियर रहता है समाज में उसको स्टडी करता है। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक, ये जो डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का अल्फ्रेड मार्शल ने, वो बिहेवियरल साइंस है कि हर इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज होता जाता है, तो उसके लिए उसका इकोनॉमिक्स भी चेंज होता जाता है। थर्ड इज स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मीनिंग ऑफ द वर्ड मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कैसे इंसान अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों को एक्वायर करता है, ऐसी चीज़ों को एक्वायर करता है जो उसकी लाइफ कंफर्टेबल बनाती है। फॉर एग्जांपल वो घर खरीदता है, कार खरीदता है, ठीक है ना, जैसे उसकी लाइफ कंफर्टेबल होती है, कैसे वो चीज़ को एक्वायर करता है जिससे वो खुश रहे, तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। एंड फोर्थ इज इकोनॉमी इज नॉट अ सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो सिर्फ वेल्थ के बारे में पढ़ाई करना उसी को इकोनॉमिक्स नहीं कहते, और भी बहुत चीज़ को बोलते हैं। ओके, the next definition of economics is given by Lionel Robbins. It is from the point scarcity oriented, कैसे resources हमारे पास scarce है, ठीक है ना। So it is one of the most popular definition given by Lionel Robbins in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. It was published in the year 1932, ठीक है ना। It is scarcity oriented definition. तो ये डेफिनेशन कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो ये इसका मीनिंग होता है जो भी इंसान की एंड्स है, एंड्स मतलब जो भी इंसान का वॉन्ट्स है, जो भी इंसान को चाहिए लाइफ में, ठीक है ना, वो बहुत ही अनलिमिटेड है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और उसको पाने के लिए जो चीज़ है, मतलब रिसोर्सेज, वो हमें जो भी हमारा वॉन्ट्स है उसको पाने के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्कैर्स है। और वो भी रिसोर्सेज के कुछ अल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं, मतलब उसको हम लोग कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मेरा एंड है, मतलब मेरा वॉन्ट है, मेरे को घर खरीदना है, बड़ा घर, ओके, और मेरे को चाहिए पैसे, लेकिन पैसे मेरे पास कम है, ठीक है ना, स्कैर्स मीन्स है मेरे पास पैसे कम है। लेकिन अब जो मेरे हाथ में पैसे है उसको मैं घर खरीदने के अलावा कहीं और भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसका एफडी करवा सकता हूँ, उसका सेविंग बैंक्स में डिपॉजिट करवा सकता हूँ, या उससे गाड़ी खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्स तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, उसके यूज़ करने के लिए मेरे पास जो भी मीन्स है वो लिमिटेड है, और उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस है। सो की पॉइंट्स फ्रॉम रॉबिन्स डेफिनेशन इज, फर्स्ट इज वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ज़रूरतें बहुत ही अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसको पाने के लिए, वो ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब जो भी हम लोग, हमारा प्रायोरिटी है, जो भी हमारे पास पहले चाहिए उस हिसाब से हम लोग को जो भी वांट्स है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। मतलब मेरी पहली प्रायोरिटी है, मेरे पास घर होना चाहिए या कार होना चाहिए, तो मेरी पहली प्रायोरिटी है घर, ठीक है ना, घर के बाद ही मैं कार खरीदूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगा। एंड लास्ट पॉइंट इज जो भी मेरे रिसोर्सेज है उसको मैं और कई जगह भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी ब्रांचेस मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर भी दो डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक्स होते हैं। सो इन 1933 सर रैगनर फ्रिश, उन्होंने दो इकोनॉमिक्स बनाए, दो टर्म्स दिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस टर्म्स आर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड मैक्रोस, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आगे डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइक्रो इज स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये छोटी छोटी चीज़ों में डील करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब घर का बजट बनाते हैं हर महीने के लिए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, वो मैक्रो में नहीं आता है। अगर हम लोग किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कि अगर हम लोग पुअर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन पुअर्टी हम लोग सिर्फ विरार की पुअर्टी के बारे में बात कर रहे हैं एंड नॉट द होल ऑफ इंडिया,
ठीक है ना। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है। अगर हम लोग सिर्फ कोई स्टेट के बारे में बात करें, कोई छोटी सी जगह के बारे में, कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी कोरोना वायरस जब फैला है, हर कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, सब कंपनी को लॉस हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूँ कोई एक ही कंपनी का, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं बात करूँ सारे कंपनीज का, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, सो देयर वाज अ डेफिनेशन गिवन बाय केनेथ बोल्डिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटीज। मतलब हर चीज़ स्मॉल के बारे में, मतलब कोई भी सिर्फ पर्टिकुलर घर के बारे में, पर्टिकुलर प्राइस के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, इनकम के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब एक ही एक दो चीज़ के बारे में, सब के नहीं। अगर हम लोग सबको इंक्लूड करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअल है या जो पर्टिकुलर है, तो वो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होने ही चाहिए। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट द वांट। वांट मीन्स, इन सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो मुझे कुछ चीज़ चाहिए, उसे कहते हैं वांट। मतलब इट कैन बी रिफर टू एज अ नीड। मुझे किसी चीज़ की नीड है, कुछ चीज़ मुझे चाहिए, उसको कहते हैं हमें वांट, ठीक है ना। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर कोई चीज़ से मुझे लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए तभी मैं वांट करूँगा, तभी मैं कोई चीज़ डिमांड करूँगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना, तब भी मैं दूसरे पेन की वांट कर रहा हूँ, दूसरे पेन की डिमांड कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो मेरे पास पेन है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है ना, उससे मुझे लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे मैं खुश नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, अगर हमारे पास कुछ चीज़ है और उससे हम लोग जब सेटिस्फाई नहीं होते, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं होते, तभी हम लोग दूसरे चीज़ की नीड अर्ज करते, मतलब हमें दूसरे चीज़ का वांट होता है। ओके, सो दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। जब भी हम लोग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं तभी हम लोग दूसरे चीज़ को डिमांड करते हैं, दूसरे चीज़ की वांट हमें चाहिए होती है। सो हम लोग क्यों वांट करते हैं, क्यों नीड हमें किसी चीज़ की चाहिए रहती है? तो टू बेसिक रीजंस हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट इज डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। जब रोज़ नए नए कुछ ना तो कुछ इन्वेंशंस हो रहे हैं तो वांट तो हमारा ऑफकोर्स बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में अभी 3G फ़ोन है, लेकिन सोसाइटी में तो 4G चल रहा है, तो मेरे को वांट है अभी 4G फ़ोन की। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज राइज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो डिमांड तो बढ़ते ही जाएगा, वांट तो बढ़ते ही जाएगा। सो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। कैसे वांट्स कैसे चेंज होता रहता है, क्या रीजंस है? ओके, सो फर्स्ट इज वांट्स आर अनलिमिटेड। हर इंसान की जो भी नीड है वो तो अनलिमिटेड है, कभी इंसान खुश नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा हमेशा कुछ ना तो कुछ वांट करता ही रहता है। एक पूरा हो गया तो दूसरा कुछ मांगता है। फॉर इफ वन वांट गेट सेटिस्फाइड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अनदर अराइजेस। सो वांट कभी भी बढ़ते ही रहता है, मल्टीप्लाई ही होता रहता है, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। सेकेंड इज वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार आते रहते हैं। कैसे? हमें खाने, इंसान को भूख लगती है, ठीक है ना, तो फूड का वांट है इंसान को। लेकिन क्या एक बार भूख खा लेने से हमारी भूख हमेशा के लिए मर जाती है? नहीं, वांट हमें रोज खाना चाहिए, दिन में 2 बार खाना चाहिए। तो वांट्स, सेवरल वांट्स, देयर आर सेवरल वांट्स जो कि बार बार आते रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कभी कभी आके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कार खरीदनी थी, मैंने कार खरीद ली, वो वांट हो गई मेरी सेटिस्फाई, तो अब मैं वापस कार की डिमांड नहीं करूँगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज अबाउट वांट्स डिफर विथ एज। वांट्स हमेशा एज के हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग छोटे थे तो हमें बाइक का खिलौना चाहिए था, बाइक खेलने के लिए चाहिए थी, लेकिन अब हम बड़े हो चुके तो बाइक हमें चलाने के लिए चाहिए। तो वांट एज के हिसाब से भी चेंज होते रहता है। फोर्थ पॉइंट इज वांट्स डिफर विथ जेंडर। मैन के लिए अलग वांट रहता है, वुमेन्स के लिए अलग वांट रहता है। सो देयरफॉर वांट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आल्सो डिफर्स विद द चेंजेस इन जेंडर। नेक्स्ट इज वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, ठीक है ना, जिसके लिए जो प्रेफरेंसेस है, वो प्रेफरेंसेस मतलब मेरे लिए हो सकता है कुछ और ज़रूरत है, किसी और के लिए कुछ और ज़रूरत है, तो उस हिसाब से भी चेंज होता है। इंडिविजुअल का हैबिट कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्रेफरेंस कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी इंसान का, किसी इंडिविजुअल का हमें वांट जानना है तो किसी और को, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग गए होटल में खाना खाने, उसको खाना था नॉन वेज, मुझे खाना है वेज, तो हम दोनों का प्रेफरेंसेस अलग अलग है, तो हम दोनों का वांट भी अलग अलग ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वांट्स डिफर विद सीजन। जो सीजन चल रहा है उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल गर्मी के सीजन में हम लोग को लूज क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है, लूज क्लोथ्स का वांट्स रहता है। ठंडी के सीजन में वुलन क्लोथ्स का वांट ज़्यादा होता है हमारे लिए। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वांट्स डिफर्स ड्यू टू कल्चर, ठीक है ना, जैसा लोगों का कल्चर रहेगा, जहाँ पे जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उनका कल्चर जैसा है, तो उसी हिसाब से वांट्स भी लोगों का चेंज होगा। देयरफॉर एग्जांपल है फूड कैसे खाएंगे। फॉर एग्जांपल बंगाल के लोग फिश और राइस ज़्यादा खाते हैं,
ओके। वहीं पंजाब के लोग घी पराठा ज़्यादा खाते, तो जो हिसाब से जहाँ पे लोग रहते हैं उस हिसाब से उनका कल्चर रहेगा और उस हिसाब से उनका वॉन्ट्स चेंज होता रहेगा। ओके।